हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को देखने वाले। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स को देखा है जो कि पब्लिक एग्जाम्स और ओडी में आने वाला है। लेकिन अब आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये 7वां चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने ग्रेविटेशन को जितना पढ़ा है उससे चीजें ज्यादा इस बार हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आपने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा होगा इसके पहले या फिर एनआईओएस से ही कोई चीजें की होंगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ग्रेविटेशन में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से चैप्टर को जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, चलिए एक शॉर्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे और लिटरली स्पीकिंग आपको ये चीजें पूरी तरह से समझ में आ जाना है। इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं हमें इसको देख लेते हैं। ये ठीक है, तो हमें पढ़ना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कि हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है इसके बारे में। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने किस चीज पे ग्रेविटेशन पे क्या लॉ दे दिया भाई, न्यूटन को जानते ही हो, हर चीज पे लॉ देना था इनको। ठीक है, आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से भी तो एक्सेलरेशन होता है, तो वो कैसा एक्सेलरेशन होता है इसके बारे में। ठीक, फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, वेट और मास, मास में क्या डिफरेंस होता है उसको समझना रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे फिर है द रिलेशन बिटवीन द मास एंड वेट, पहले डिस्टिंग्विश समझना है कि दोनों में अलग अलग क्या है चीजें। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग को रिलेशन समझना है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल मोशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्या था आर्किमिडीज का। ठीक है, तो आइए इस बेहतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एंड आईओएस की हर एक चैप्टर की वीडियो आप लोग को लगातार देखने को मिल रही है वन शॉट में। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के लिए मैराथन भी लेकर के आएंगे हम लोग इसी चैनल पे, तो बिना भूले हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की इस क्लास में सबसे पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हम लोग बात करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। देखिए, पहली चीज हमें देखनी है क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो कह रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। तो जब हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के हम लोग की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं उस चैप्टर में आप लोगों को कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स चैप्टर था ना पिछला, तो फोर्स में कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में बताया था। मैंने कहा था कि ऐसा फोर्स जो कि जिनमें दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर पुश या पुल करती हैं, तो वो क्या होती हैं, कहलाती हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटेशन जो है एक नॉन कांटेक्ट फोर्स इंप्लीमेंट करता है, उसी फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास, मतलब कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये रिमोट है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है स्टाइलस, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आगे कह रहा है कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स जो हमारा है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो अट्रैक्शन हमें दिखाई दे, लेकिन अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, द फोर्स इज टू वीक। अब ये जो फोर्स लग रहा है दो चीजों में अट्रैक्शन के लिए, वो क्या होता है, वीक होता है ज्यादातर। इसी वजह से क्या होता है, वो हमें विजिबल नहीं होता है। कह रहा है जो फोर्स हमारा है वो टू वीक है टू बी ऑब्जर्व, इसी वजह से हमें वो ऑब्जर्व नहीं होता है ड्यू टू द वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे देखें। आगे है बिसाइड्स ग्रेविटी रेंज, ग्रेविटी के रेंज के अलग हम बात करें, इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, मतलब ग्रेविटी का रेंज जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। हम पता नहीं लगा सकते ग्रेविटी का रेंज कितना है, कितनी दूरी तक ग्रेविटी काम करेगी। समझ आ रही है मेरी बात। आगे फिर कह रहा है कि बट दी इफेक्ट बिकम्स वीकर एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे, लेकिन इफेक्ट जो होता है वो वीकर होता जाता है, कमजोर होता जाता है जितने ही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाता रहता है। मतलब मान लीजिए कि अगर जो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ये दोनों रिमोट है ना, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अगर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है तो ये क्या होगी,
हमें पता नहीं लग सकता है कि कितने दूर तक ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे, लेकिन ये जितने नजदीक रहेंगे एक दूसरे के उतने फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा, तो जितने दूर रहेंगे उतने फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम लगेगी। समझ आ गई बात? लेकिन लगेगी जरूर, ये बात है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। समझ आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देना, बाकी तुम लोग की मर्जी। कहोगे सर बार बार लाइक करने को कहते हैं। चलो आते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था। ठीक है, न्यूटन ने कहा कि भाई जैसे उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में देखा, तो ग्रेविटेशन से पहले क्या था, चीजें बस ऑब्जर्व हो रही थी ग्रेविटेशन के लिए, लेकिन कोई लॉ नहीं था। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें क्या क्या चीजें कहा उन्होंने, मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक, आप लोगों को दिख रहा है एकदम अच्छे से? आगे देखो, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास, हर एक चीज का मास होता है ना, मास मतलब कि आप लोगों को पता है, वजन समझ लो अभी फिलहाल, आगे फर्क बताऊंगा। मास और वजन अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अभी वजन समझ के रखो। ठीक, तो ये m1 मान लो इसका मास है, m2 मान लो इसका मास है। ठीक, तो इसका और इसका मास दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट कोई जरूरी ना रहे कि बहुत ज्यादा बड़ा रहे, तो इसी के साइज का रहेगा, तभी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक, तो अब आगे देखो, दोनों के मास ये है m1 m2। अगर जो ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाए, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r हो जाए। क्या हो जाए? r हो जाए। यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाए? r हो जाए। तो ये कहते हैं न्यूटन, कहते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो सब्सटेंस के बीच में या दो मैटर के बीच में जहां पर भी ग्रेविटेशन लग रहा है, वहां पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स या फिर सब्सटेंस या फिर मैटर के जो मासेस होते हैं उनके मल्टीपल की क्या होता है, मल्टीपल की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इतना समझ में आया? मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि मतलब मैंने नहीं, न्यूटन ने कहा कि जो दो चीजें हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसमें पहला वाला का मान लो मास m1 है, दूसरे वाले का मास m2 है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो न्यूटन का फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या कहता था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, इन दोनों के मासेस के मल्टीपल के क्या होगा, मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, आगे फिर क्या कहते हैं न्यूटन, कहते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी स्क्वायर का। डिस्टेंस की स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब कह दो सर ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि दो चीजें अगर जो है उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो उसको पता लगाना है कि भाई ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये कितना लग रहा है, तो उसी को पता लगा सकते हैं हम लोग। उसके लिए न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इन दोनों चीज के बीच में वो क्या होगा, एफ है अगर जो मान लीजिए, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है उसकी मल्टीपल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इन दोनों के बीच में लग रहा है वो क्या होता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी फोर्स बढ़ाओगे तो अगर रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, अगर रेडियस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। अब रेडियस से मतलब यही था, अभी मैंने बताया था ना कि दूरी बढ़ाओगे, रेडियस नहीं, मैंने रेडियस गलती से बोला, उनके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक, अगर जो दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, और दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज अभी बताया था, वही चीज यहाँ पर न्यूटन ने बोला। ठीक, आगे देखिए, तो इससे इन्होंने देखा कि दोनों साइड में एफ इक्वल है, तो एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस चीज को। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी भी तो फोर्स जो है वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब भी तो बात यही हो रही है। अब इनवर्स की जो इनवर्सनल की जो साइन होती है ना, या फिर प्रोपोर्शनल की जो ये प्रोपोर्शन की साइन दिख रही है, इसको क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए, इक्वल की साइन लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल जी। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो जी है, कैपिटल जी जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या कहता है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहता है। ठीक है, मेरी बात फिर से समझो, मैं शुरू से एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन कहते हैं कि अगर जो दो चीजों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो इनका अगर जो मास m1 हो पहले वाले का, दूसरे का मास m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो, ठीक, तो जो इन दोनों के मासेस का मल्टीपल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। इनके जो बीच के डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके लगने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है, अभी इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों में कॉमन है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ले लिया और इसको ऊपर में रखा और इसको नीचे में रखा, ठीक, और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शन की साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोगों ने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, जहां पर कांस्टेंट जी है और जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, समझ आ गया। अब आगे सुनिए, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो जी है इसको अगर जो हम लोग दूसरे साइड भेज दें तो हम लोग उसका जी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू, देखिए, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, समझ आ गई बात। तो देखो m1 m2 ये जो है ये पहले वाले और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। कई बार क्या रहेगा, अर्थ दे देगा और मून दे देगा, इनके बीच का ग्रेविटेशन निकाल लो। तो अर्थ और मून अगर कहेगा तो एक का पहले देगा एक का दूसरे देगा, तो पहले का m1 ले लेना, दूसरे का m2 मास ले लेना और निकाल देना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, समझ लो, इस तरह से निकालने के लिए आएगा चीजें, तो आप कर लोगे। एक न्यूमेरिकल है कर भी लेते हैं इसी बात पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये आ गया आपका कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाली है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ गई जो कि न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाली है। अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो देखो, इन एसआई यूनिट्स वेयर एम जो होता है एसआई यूनिट में क्या होता है, मेजर्ड इन किलोग्राम। एम मतलब होता है मास, एसआई यूनिट में मास जो होता है उसे हम लोग किसमें, किलोग्राम में मेजर करते हैं। एफ जो होता है फोर्स, उसे न्यूटन में। आर जो होता है यानी कि डिस्टेंस बीच की, उसे मीटर में। और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी, जो कैपिटल जी अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको नोट कर लेना कहीं पर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो था उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है, मान के जो चलने वाली वैल्यू है, ज्यादातर केसेस में जिसको अप्लाई करना है वैल्यू को, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये होता है बेटा इसकी वैल्यू, इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। आप लोग को दिख रहा होगा आई गेस। आगे कह रहा है कि ये वैल्यू जो है ये देखिए 10⁻11 चला गया है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी। ठीक, तो इसको क्या कह रहा है, एज द वैल्यू ऑफ जी इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी वैल्यू है, इसी वजह से यू कैन रियलाइज दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ ऑर्डिनरी मास इज वेरी वीक। इसी वजह से ऑर्डिनरी मास यानी कि छोटे मोटे मास वाले जो चीजें होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। समझ आ गई बात, क्यों कम होती है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर जी जो है इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा छोटी है कि इस वजह से क्या होता है, जो इनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक, समझ आ गया। चलो भाई आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखो, अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, उसका हम लोग कर लेते हैं डी पी मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। क्या कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। आइए भाई, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको देखिए। यहाँ पर हम लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है। कह रहा अ बॉय ऑफ 40 किलोग्राम, बॉय है एक लड़का है जिसका मास दिया हुआ है कितना भाई, 40 किलोग्राम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 40 किलोग्राम। कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर खड़ा है। इफ द मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास दिया हुआ है, ये बॉय का मास है, ठीक है, स्मॉल एम में ले लिया। अर्थ का मास कैपिटल एम में ले लेते हैं। ये m1 m2 भी ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी।
मैं स्मॉल एम कैपिटल एम ले लूँ, उसमें मेरी मर्जी। ठीक है, कहता ना इट्स हर चॉइस। ठीक। किसने बोला था? आगे 6 इंटू, ये हो गया आपका किलोग्राम। ये क्या है? अर्थ का मास। ठीक है, इसको 24, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर पावर रहना चाहिए। ठीक, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा है कि एंड इट्स रेडियस इज, रेडियस कितना दिया हुआ है अर्थ का? दिया हुआ है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक, आगे कह रहा है कि देन फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फाइंड करिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि एफ फाइंड करना है हमें। ठीक, टेक द वैल्यू ऑफ जी। अभी मैंने जी की प्रॉपर वैल्यू बताई थी कि हम लोग ज्यादातर जगहों पर जी की वैल्यू क्या लेते हैं? क्या है जी? जी है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू को ज्यादातर हम लोग क्या लेते हैं? 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक, ये हो गई हमारी। इसके आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर क्या किलोग्राम माइनस। ठीक, ये हमारी वैल्यूज है। क्या है बच्चों? वैल्यूज है। लेकिन क्या वैल्यूज यहाँ पर वैल्यू पुट की हुई है? नहीं पुट की हुई है, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूले में और तुरंत निकाल करके दिखाते हैं। कैलकुलेट कौन करेगा? आप लोग करोगे बैठ के। ठीक है, चलो आगे देखो, इसमें कैसे पुट करेंगे? हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी M1 इंटू M2, लेकिन मैंने M और M लिया हुआ है, तो इसीलिए स्मॉल m कैपिटल M मैं ले रहा हूँ। आप M1 M2 भी ले सकते हो, जो मन में है वो करो। ठीक है, स्मॉल आर भी ले सकते हो, कैपिटल मेरी डिस्टेंस मेरा जो मन करेगा वो। ठीक है, आगे देखो, अब ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। जी की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, एम की वैल्यू को यहाँ, इस वाले एम की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर, और ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। चलो भाई, आगे आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होता है बच्चों? आइए देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन जो होता है, ये क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक एक्सेलरेशन जो कि गेन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन गेन करता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। मतलब अगर जो मैं इसको उछालू और ये जमीन पे गिरे, ठीक है, अभी तो गिरा था, और जमीन पर ये गिरे, तो क्या होगा? ये जमीन जो है, इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन डाल रही है, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ऑलराइट, जमीन मतलब अर्थ। और क्या, आगे देखो, इस हमें पता है कि जो जो फोर्स होता है, ये क्या होता है? वो होता है F इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है? F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर जो G है ना, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू, ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसको कहते हैं बच्चा? जो F इज इक्वल टू एम जी में होता है। अब हमें पता है ऑलरेडी कि फोर्स की डेफिनेट, अभी हम लोगों ने एक वो निकाला था फॉर्मूला, क्या? F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो निकाला था। और यहाँ पर F की वैल्यू में एम जी दिया हुआ है। तो इस वाले को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लें और पुट कर दें, पुट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, पुट कर दें, putting the value of F from equation 1 to equation 2। मतलब कि F की वैल्यू जो mg है, इसको उठा करके हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब इस F की वैल्यू mg है, तो यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं F की वैल्यू mg। अरे भाई, F ही का तो मतलब है mg, तो F की जगह mg लिख दें। तो m स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका
पुट किया है अभी तक हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं निकाली है। एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल में M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक। अब ध्यान से देखो कि अगर जो इस वाले स्मॉल आर को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ध्यान से देखो कोई भी जब बीच में साइन ना दिखे तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में और ये वाला उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में। इधर में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में। तो डिवाइड फॉर्म में जब भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, आ जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू, विजिबल है कि नहीं इधर में, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू इंटू एम, ठीक है। लेकिन ये कब हो रहा है, ये तो हो रहा है जब हम लोग M1 M2 ले रहे हैं, ठीक। लेकिन यही अगर जो हम लोग पहले वाले को स्मॉल एम और दूसरे वाले को कैपिटल एम ले लेते तो क्या हो जाता, दिखाता हूँ। स्मॉल एम और कैपिटल एम लेने पर देखिए क्या होगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम लेने पर ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्या आएगी बच्चों, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। क्या होता है भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो एवरेज जी की वैल्यू होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज एंड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब में ज्यादातर जो वैल्यू होती है जी की, स्मॉल जी की, वो क्या होती है, वो होती है 9.8 मीटर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है। कहाँ पर, अर्थ के आसपास। इसीलिए आप देखते हो कि हम लोग अगर जो इस पेंसिल को या स्टाइलस जिसे भी बोल रहे हो, इसको अगर हम लोग जमीन पर छोड़ें तो क्या होगा, जो जमीन इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगी, वो कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास होगी। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या वैल्यू को लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी। अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था क्या चीज, मोशन में, कि 3 तरह के मोशन के लॉज होते हैं। क्या होते हैं, लॉज, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि 3 इक्वेशन भी होते हैं मोशन के। पहला इक्वेशन क्या होता था मोशन का, नॉर्मल मोशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या होता था मोशन का बच्चों, तो आप कहते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था। दूसरा क्या होता था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसमें एक्सेलरेशन आता था। क्या आता था, एक्सेलरेशन। लेकिन ये मोशन कब होता था, जब नॉर्मल चीजों के लिए। लेकिन जब ये मोशन एक ऑब्जेक्ट पर हो अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के पास में हो, जहां पर ग्रेविटी मौजूद है, तो वहां पर ग्रेविटी के पास में एक्सेलरेशन कैसा होगा, अभी मैंने बताया कि कैसा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो तीनों क्या है, तीनों इक्वेशन है किसके, मोशन के, तो क्या हो जाते हैं, पहला हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पर जी टी हो जाता है। क्यों, क्योंकि g मतलब क्या हो गया, क्या, ग्रेविटेशन, और क्या, ग्रेविटेशन कैसा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए एस की जगह पर g हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ठीक। चलो भाई आगे, आगे हम लोग बात करेंगे मास की। अब देखो ये वाले मास की नहीं बात हो रही है, मास वाले, ठीक है। यहाँ पर मास की बात हो रही है कि भाई कोई भी चीज, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसमें मास क्या होता है। अच्छा एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि मास, मास और मास और दूसरा चीज वेट में फर्क बताइए, डिफरेंस करिए, मास और वेट में डिफरेंस बताइए। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं
कि इसमें क्या मतलब इसका होता है, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी, अगर हम लोग किसी बॉडी की मास की बात करें तो मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है जो कि कंटेन करता है इन अ बॉडी, जो कि मास ऑफ बॉडी मतलब एक बॉडी का जो मास होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, मतलब कि जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर वो कंटेन कर रहा है वही क्या कहलाता है, मास ऑफ बॉडी कहलाता है, ठीक है। फिर से सुनिए, मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब ये बॉडी जो है ये कोई चीज है ना, इसके अंदर जितना भी कोई भी चीज का यहाँ पर मैटर जो कंटेन्ड किया गया है, इसके अंदर जितना भी मैटर कंटेन्ड है वही इसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? मास क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब कि एक क्वांटिटी होती है मैटर की जो कि कंटेन की जाती है बॉडी के द्वारा, ठीक। आगे एसआई यूनिट जो होती है मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, क्या होती है बच्चों, किलोग्राम होती है, ठीक। आगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, मास जो होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एंड डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह जगह पर बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्थ पर आप रहोगे तो आपका मास कुछ और रहेगा, ठीक है, आपका मास कुछ और रहेगा, और यही आप जो है मून पर चले जाओगे तो आपका मास कुछ और हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इस पे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है ग्रेविटी से, ठीक। कहता है ये मास कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या क्या, समझ रहे हो। आगे आगे अगर बात करें, आगे वेट की बात करते हैं, ये वेट, तो भाई वेट क्या होता है, वो वेट नहीं, ये वेट, ठीक। चलो वेट की बात करते हैं। भाई देखिए वेट क्या है, वेट की अगर बात किया जाए तो वेट किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ के पास जिस चीज से वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी उसी चीज को क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं उस फोर्स को, वेट कह देते हैं। मतलब कि हमें हमें इससे एक चीज मिलने पता चल रहा है कि फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, फोर्स जो होता है वेट के इक्वल होता है। तभी तो ये कह रहा है कि द वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है इज द फोर्स, एक फोर्स होता है जिससे वो क्या करता है, अट्रैक्टेड होता है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ होता है, ठीक। समझ आ रही बात। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, हमें पता है कि वेट जो होता है वो फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन की, किसके हिसाब से पता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से पता है, यानी कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन होता है भाई, यहाँ पर एक्सेलरेशन g होता है, हमें पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होता है, ग्रेविटेशनल होता है, और W भी हमें पता है कि ये भी m इंटू जी के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, कि यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू W हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, एम जी हो रहा है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो वेट क्या होता है, तो वेट मतलब होता है कि जिसमें उसका मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तब उस व्यक्ति का वेट आता है। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, अर्थ के आसपास में 9.8 होता है, और जितने आप ऊपर जाओगे उतने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज तो एकदम बेसिकली पता ही होगा कि हम लोग अगर जो क्या करें, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर जो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर जो हम लोग क्या करते हैं एक वेइंग मशीन को लेकर के एक हम लोग चले जाते हैं एलिवेटर में, कहाँ पर चले जाते हैं, एलिवेटर में, एलिवेटर मतलब लिफ्ट में, और उसके अंदर में ले जाकर के वेइंग मशीन को रख देते हैं और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, अरे भाई अभी तो मेरा वेट 65 किलोग्राम है, और धीरे 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 जैसे ही वो एलिवेटर ऊपर जाएगा आप देखोगे अरे मेरा वजन तो घट रहा है, ये तो मैजिक हो रहा है, अरे भगवान ये क्या हो गया, फिर नीचे आओगे फिर धीरे धीरे वजन बढ़ता। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वजन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, जबकि अभी मैंने मास में क्या बताया था कि वो कांस्टेंट होता है, वो फिक्स्ड होता है, जबकि ये फिक्स्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। अगर जो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वेट ज्यादा रखेगा, इसकी वैल्यू कम रहेगी तो वेट कम रहेगा। लेकिन भैया मास जो है वो शरीर के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर हमेशा कंटेन्ड होता है, उसमें फिक्स्ड होता है, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। इससे मैं एक चीज समझाता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पर कह रहा है वेट, क्या लिखा है, वेटलेसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से समझाऊंगा। देखो वेटलेसनेस क्या है,
वेटलेसनेस आल्सो नोन एज जीरो ग्रेविटी, जहां पर जीरो ग्रेविटी होती है वहां पर आदमी वेटलेस महसूस करता है। समझाता हूँ, आगे देखिए, इट इज अ सेंसेशन, ये एक सेंसेशन होती है, सेंसेशन जैसे आगे एक्सपीरियंस्ड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ एक्सटर्नल कांटेक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, मतलब कि किसी भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कम लग रहे हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, क्यों, क्योंकि जमीन भाई क्या कर रही थी, एक फोर्स हमारे ऊपर लगा रही थी, ग्रेविटेशन। अब जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स जमीन नहीं लगाएगी वहां पर हमें वेटलेस महसूस होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसी वजह से हमें वेटलेस महसूस होगा। क्या हमारा मास खत्म हो गया हमारे बॉडी का, नहीं, मास है लेकिन वेट महसूस नहीं हो रहा है। ये एक सेंसेशन है, समझना मेरी बात को। तो वेटलेसनेस समझ में आ गई बात। आगे सुनिए, वेटलेसनेस को हम लोग देख सकते हैं कि एक जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो लोग जब अंतरिक्ष में जाने लगते हैं, कहाँ पर पहुंचने लगते हैं, जब स्पेस में जाने लगते हैं, तो उन लोग को उस चीज के अंदर जो रॉकेट रहती है, स्पेसशिप रहती है, उसके अंदर क्या होता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका वेट जो है वो एकदम बिल्कुल से जीरो है, उनका वेट बिल्कुल खत्म है, वेटलेस महसूस करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्या भाई, वेटलेसनेस क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जीरो रहती है, क्या रहती है, जीरो रहती है। ठीक, अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स का आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरव्यू लिया गया था, तो वो क्या कर रही थी, वो वहां से अंदर से बात कर रही थी। अभी एक इंडिया के नासा के और साइंटिस्ट गए थे ना, तो उनको भी देखा होगा आप लोगों ने कि उनसे भी बातचीत चल रही थी, तो वो लोग क्या कह रहे थे कि मतलब स्पेस जो होता है उसमें आदमी फ्लोट करता रहता है, क्योंकि वो वेटलेस महसूस करता है अपने आप को कि मेरे शरीर में कोई वजन ही नहीं है। समझ आ गई बात। इसीलिए देखते हो जब अर्थ पे वापस आते हैं सब, कौन, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट, तो देखते हो कि चल ही नहीं पाते हैं, उन लोग को ऐसे बैठा करके लेके जाया जाता है। रीजन क्या रहता है, क्योंकि वो लोग में अब उनके पास शरीर में अचानक से वजन आ गया, तो ये 6 महीना 1 साल तक कोई वजन ही नहीं था। ठीक है, एस्ट्रोनॉट के तौर पे देखो कि 6 महीना 1 साल तक कोई जीरो ग्रेविटी में थे, वहां पर कोई वेट महसूस नहीं होता है, वेटलेसनेस थी। ठीक, बॉडी में महसूस ही नहीं हो रहा था। अब ये एक सेंसेशन है, ध्यान समझना। अब जब अर्थ पे वापस आए तो भैया देख रहे कि अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से 80 किलो आ गया हमारे बॉडी में, अब चल ही नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज क्यों होता है, ये चीज वेटलेसनेस की वजह से होता है। समझ आ गई बात। तो अगर किसी व्यक्ति को वेट महसूस हो रहा है तो उसका रीजन एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, और अगर वेट नहीं महसूस हो रहा है यानी वो जीरो ग्रेविटी में है। समझ आ गई बात, एकदम बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते, अगला है बोयंसी। देखो भाई, ये क्या होता है, नाम खतरनाक है, काम बहुत आसान है। समझिए भाई, बोयंसी मतलब होता है अपथ्रस्ट। क्या होता है, अपथ्रस्ट। बोयंसी इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें मैंने थ्रस्ट आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है, आगे प्रेशर एंड थ्रस्ट में। ठीक है, ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट के नाम से जाना जाता है, इज द अपवर्ड्स फोर्स। ये अपवर्ड लगता है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, कौन, थ्रस्ट। ठीक है, नाम ही लग रहा है अप थ्रस्ट। थ्रस्ट के बारे में मैंने बताया था कि हमेशा वो परपेंडिकुलर लगता है, अब थ्रस्ट के बारे में बोला हमेशा अपवर्ड लगता है। दोनों में फर्क है, ध्यान समझना। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड्स लग रहा है, ठीक, हमेशा अपवर्ड्स लगता है। तो मैंने क्या बताया, buoyancy इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट इज द अपवर्ड्स फोर्स exerted by a fluid, fluid मतलब लिक्विड या गैसेस, that oppose the weight of immersed object। मतलब कि किसी फ्लूइड में, किसी भी पानी, एयर, किसी भी चीज में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, इमर्ज करते हैं, तो वो क्या होता है, जो पानी या फिर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, जो पानी या फिर गैस है, जो फ्लूइड है, वो क्या करती है, उसके ऊपर एक, ऊपर की तरफ एक अपवर्ड से एक फोर्स डालती है। ठीक है, वो फोर्स जो होती है, वो फोर्स जो होती है अपोज करती है उसके वेट का, उसके वजन का अपोज करती है। यही क्या कहलाती है, थ्रस्ट कहलाती है या बुयांसी कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बीकर में एक कांच उसके लकड़ी के गुटके को अंदर डालना, गुटका, विमल नहीं बात हो रही है, गुटका की यहाँ पर बात हो रही है, लकड़ी का क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ठीक है, तो एक लकड़ी के ब्लॉक को तो ये पानी के अंदर डालता है और हाथ हटाता है तो पानी के ऊपर वो आ जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है। अरे यार ये छोड़ो, आप लोग घर पे एक मग लेना, नहाने से पहले मग को सीधा करना, क्या करना, मग को सीधा करना, और क्या करना, उसको ऐसे बाल्टी के अंदर डालना और फिर छोड़ना, देखोगे मग ऊपर की तरफ आएगा। मग अब तुम्हारे मुंह पे नहीं आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो वो पानी है बाल्टी का, वो अपोज कर रहा है किसका, उसके वेट का, मग के वेट का। समझ आ रही बात। और इसी वजह से
वो ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं बच्चों, या फिर बुयांसी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे देखो, कह रहा द अपवर्ड्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर और द वुडन ब्लॉक इज नोन एज द फोर्स ऑफ buoyancy। ये क्या कहलाती है? buoyancy, फोर्स ऑफ buoyancy कहलाती है, या फिर buoyant फोर्स कहलाती है। ठीक, समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है, ये देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये आप लोग के बुक में भी दिया होगा, एनआईओएस वाले, देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारे पास में एक क्या है, एक बैलेंस है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, इससे हम लोग मेजर करते हैं चीजों को कि उसका वजन कितना है। ठीक, अब आप देख रहे हो स्प्रिंग बैलेंस जो है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ बांध करके लटकाया गया है। ठीक, और स्टोन है, मान लीजिए बांध के लटकाया गया है, तो ऐसे में तो ठीक है ये, लेकिन जब पानी में इसको लटकाया जाता है तो क्या होता है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाती है रीडिंग। देखिए अब यहाँ पे बैलेंस की रीडिंग आई, पहले यहाँ पे रीडिंग थी, अब यहाँ पे, मतलब ये फैल ही नहीं रह जाते। ठीक, तो ऐसे में क्या हो रहा है, रीडिंग डिक्रीजेस। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हेन द स्टोन इज इमर्ज्ड इन द वाटर, जब इमर्ज किया जा रहा है वाटर में, तो स्टोन क्या कर रहा है, स्टोन जैसे ही पानी में डाला जा रहा है, तो पानी इसके ऊपर क्या लगा रही है, थ्रस्ट लगा रही है। क्या लगा रही है? अब थ्रस्ट लगा रही है या बुयांसी लगा रही है। तो ऐसे में ऊपर की तरफ जब लगाएगी एक फोर्स, अपोज करेगी उसके वजन का, तो वो पूरा रीडिंग अपनी नहीं दे पाएगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी फ्लूइड है, गैस में है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े। अगला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए क्या चीज था। देखिए भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आर्किमिडीज कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शियली इन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड मतलब कि गैस या फिर जो है लिक्विड के अंदर, जब भी किसी बॉडी को फुल्ली यानी पूरी तरह से, या फिर उसे थोड़ा सा, बॉडी को थोड़ा सा किसके अंदर डाला जाता है, फ्लूइड के अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स को, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो इक्वल होता है किसके, जो वेट ऑफ फ्लूइड होता है उसके। मतलब कि एक बाल्टी ले लें और उसके अंदर पानी भर लें, और इसके अंदर अगर हम लोग कोई चीज ऑब्जेक्ट को डालें, तो जितना इसने पानी को रिप्लेस किया, इस ऑब्जेक्ट ने पानी हटा करके तो ही तो अंदर गया होगा, तो जितना दूरी पर इसने पानी को रिप्लेस किया है, उतना पानी और ये ऑब्जेक्ट का, दोनों का क्या वेट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल। जितना पानी हटाया है ना, उतना पानी और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों का वेट क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। इसी को कहते हैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक, समझ आ गई बात? आगे देखो प्रिंसिपल, आगे देखो, फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल it is clear that the magnitude of buoyant force acting on a body at a given place depends on density। मतलब कि जो ये फोर्स होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड। मतलब कि बॉडी जो है उसके वॉल्यूम का, और किस पे, डेंसिटी पर। ठीक है, फ्लूइड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कितना अच्छे से काम करेगा। चलो भाई, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ होता है? तो इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। भाई शिप और सबमरीन को डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज करते हैं, ताकि जब हमें पता है कि जितने मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, उसका डेंसिटी और क्या रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, उसी हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन बनाने में हेल्प ले लेते हैं किसका, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का। इसके साथ साथ हाइड्रोमीटर जो होता है, विच इज यूज टू डिटरमाइन, हाइड्रोमीटर डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है किस चीज को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो बेस्ड होता है किसके ऊपर, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर। कौन बेस्ड होता है बेटा? हाइड्रोमीटर बेस्ड होता है। क्या काम करता है हाइड्रोमीटर? वो वाटर की डेंसिटी को या लिक्विड की डेंसिटी को बताने का। हाइड्रोमीटर है तो वाटर की डेंसिटी। ठीक, आगे लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर जो कि क्या करते हैं, जो कि यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग करने के लिए प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क के प्योरिटी को पता करने के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। और यूज ये भी किसके प्रिंसिपल पर काम करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। भाई ये आर्किमिडीज
जो हैं, जो इतनी अपनी सिद्धांत दे दिए, इतना प्रिंसिपल दे दिए कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें, इतनी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें जो कि किससे हो रही हैं? जो कि क्या हो रही हैं? इतनी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें जो कि क्या कर रही हैं? इनके रूल को फॉलो कर रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ थे? आर्किमिडीज़ थे कौन? भाई थे, पता तो लगाना पड़ेगा ना? बोलो, पता तो लगाना पड़ेगा ना कि आर्किमिडीज़ कौन थे? तो आइए देखते हैं भाई, आर्किमिडीज़ कौन थे? यहाँ पर बात हो रही है, हू वाज़ आर्किमिडीज़? आर्किमिडीज़ कौन थे? ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है आर्किमिडीज़ वाज़ अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट। आर्किमिडीज़ जो थे, वो बहुत महान क्या थे? साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे, ठीक है? इन्होंने क्या किया? एक बार ये क्या किए? ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज़ फेमस आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। ये अपने फेमस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं। हुआ क्या कांड? सुनिए। इट इज सेड दैट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दिस प्रिंसिपल व्हेन ही स्टेप्ड इनटू द बाथटब। एक बार क्या हुआ, ये एक बाथटब के अंदर जब गए, ध्यान सुनिएगा, आर्किमिडीज के बारे में बता रहा हूँ। एक बार ये जब अपने बाथटब के अंदर गए, बाथटब के अंदर जाते ही वो फुल ऑफ वाटर था, और अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है? क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने एक चिल्ला दौड़ दौड़ करके गली में चिल्लाने लगे कि क्या, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, ठीक है? मतलब ये कह रहे थे यूरेका यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, समझ रहे हो? मतलब ये कह रहे थे कि भाई मैंने ढूंढ लिया कि क्या हो रहा है, एक वाटर जो है वो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है हमारे ऊपर, ठीक है? क्या कह रहा है? इट इज सेड दैट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल स्टेप्ड इन द वाटर, ही नोटिस द वाटर ओवरफ्लोड फ्रॉम इट। वाटर ओवरफ्लो कर दिया था। He ran through the streets shouting Eureka, Eureka, which means I found it. He invented the famous Archimedes screw. इन्होंने क्या चीज, बहुत फेमस आर्किमिडीज स्क्रू को फाइंड किया था। किसने आर्किमिडीज स्क्रू को फाइंड किया था? आर्किमिडीज ने, ठीक है? नाम ही में आर्किमिडीज है। ऑलराइट, ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था किसमें? जो आपका साइंस की दुनिया है। चलिए भाई, ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना। आगे आपकी विश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, एनआईओएस के वन शॉट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।